ठीक है, तो आप एक तरफ माइक्रो करो और दूसरी तरफ मैक्रो करो और इसको लिखो, सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, डिफरेंशिएट बता दे रहा है आपको, माइक्रो मैक्रो में क्या अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ इंडिविजुअल यूनिट, या माइक्रो इकोनॉमिक्स एक व्यक्तिगत इकाई है, अपने आप में वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक व्यक्तिगत इकाई है, सबसे पहले व्यक्तिगत इकाई है। जैसे हमने कहा था कि ह्यूमन बॉडी का जो लिविंग यूनिट क्या है, वो सबसे यूनिट का मतलब होता है इकाई से ही फिर निर्माण होता है, एक एक इकाई मिला करके निर्सृजन होता है, निर्माण होता है। तो व्यक्तिगत इकाई है अर्थव्यवस्था का माइक्रो यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी छोटे से फॉर्म को ले लें, मान लो एक चप्पल बनाने वाला फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है। अब उसका आप देखोगे तो उस यूनिट का वहां से जो प्रोडक्शन होता है, वहां से जो भी चीज प्रोडक्शन होता है, उसका मार्केट में सेल, उसके लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, बिक्री, ये सब के सब ये स्वयं तय करता है माइक्रो यूनिट स्वयं तय करता है। यानी ये एक ऐसा यूनिट है। अब कई यूनिट मिला करके, मान लो इसी तरह से चप्पल उद्योग है, एक चप्पल उद्योग की हम बात की है, मान लो आपके इलाका में कोई है। अब ये चप्पल उद्योग आपके इलाका का माइक्रो यूनिट है, लेकिन जब यही चप्पल उद्योग पूरे भारत के संदर्भ में चप्पल बनाने वाली कंपनी का अध्ययन किया जाए, मतलब भारत में जितने भी चप्पल इंडस्ट्री है, चप्पल बनाने वाले, स्लीपर बनाने वाले, उन सबों का अगर स्टडी किया जाए तो माइक्रो हो गया, और सिर्फ एक इंडिविजुअल का किया जाए, एक यूनिट का, तो माइक्रो हो गया। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत इकाई होता है, समझ में आया। और ये जो है माइक्रो जो है एक देश के संपूर्णता को का प्रतिनिधित्व करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को। अब मान लीजिए चप्पल यहाँ पे एक यूनिट है, ए यूनिट है। अब यहाँ पे हम पूरे देश में देख रहे हैं तो A to Z है। तो ये सब का जब हम स्टडी करने लगते हैं पूरे चप्पल इंडस्ट्री का, भारत में कैसे होता है, क्या मार्केट में इसका डिमांड है, मांग में डिमांड का इलास्टिसिटी क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर इसके प्रति क्या है, टैक्स कितना लगता है, इससे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेशन होता है, इससे जीडीपी में कितना शेयर है, इसका योगदान है। ये सारी बातें जब हम इसके संदर्भ में रिस्पेक्ट में करने लगते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। और जब हम सिर्फ एक यूनिट लेवल पे बात करते हैं, जब यूनिट लेवल पे इसकी समस्याओं को देखते हैं कि इसके कस्टमर कौन है, उत्पादन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, टैक्स कितना पे करता है, रिस्क क्या क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, जब इस लेवल पे एक यूनिट के लेवल पर स्टडी करते हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब होलिस्टिक अप्रोच में देश के स्तर तक अध्ययन करते हैं तो ये माइक्रो हो गया। समझ में आया। अब जैसे कि अब एक होता है जैसे कानून के लहजे में देखो, कानून में एक कॉन्सेप्ट है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और एक होता है इंडिविजुअल पिटीशन, या आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत, जैसे किसी समस्या से आप पीड़ित है, सपोज आपको एक समस्या ये है कि आपके फंडामेंटल राइट को कोई छीन रहा है, या आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये आपकी समस्या, बाकी सभी लोगों को बोलने दिया जा रहा है और आपको नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। आप
कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय के शरण में जा सकते हैं न्याय पाने के लिए, बोलने का हक मांगने के लिए। तो ये माइक्रो हो गया। लेकिन अगर सभी लोगों को नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो सभी लोगों को के बारे में अध्ययन जब किया जाएगा कि सभी लोगों को नहीं बोलने दिया जा रहा है और सभी लोगों का के लिए केस अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाए, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, यानी कि ये सार्वजनिक हो गया। अब कहा एक और यहां सभी, तो माइक्रो में एक, मैक्रो में सभी। समझ में आया? अब पीआईएल में क्या होता है कि इंडिविजुअल पिटीशन जब होता है, यानी आप जब पीड़ित होते हैं तो स्वयं कोर्ट के दरवाजे में जाकर के केस फाइल करते हैं, पिटीशन डालते हैं, न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, न्याय किया जाए। लेकिन मान लिया जाए इसी तरह के व्यवहार किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो सब कोई कोर्ट में तो जा नहीं सकता है, तो उसी में से एक जा सकता है सबका रिप्रेजेंटेटिव होकर के। मान लो 100 लोगों को नहीं बोलने दिया गया, तो 100 लोग केस न डाल करके उन्हीं लोगों में से एक जाएगा सबका रिप्रेजेंटेटिव होकर के, यानी कि लोक हित में जाएगा। जब हित इंटरेस्ट सबों के लिए हो, जब इंटरेस्ट या हित सबों का प्रभावित हो, तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे सड़क है वो क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट का है। नाली है वो क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट का है। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट का है। लेकिन आपकी बिल्डिंग वो आपके इंटरेस्ट का है, आपका कपड़ा आपके इंटरेस्ट का है। तो पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट ये दो अलग अलग चीज है। तो ये जो है प्राइवेट है, यानी कि निजी है या यूनिट लेवल की इकाई है, एक मॉलिक्यूल की तरह है। जैसे मान लो हम एक पेन का अध्ययन कर रहे हैं, हम मार्कर का अध्ययन करें, तो ये माइक्रो है। लेकिन वैरायटी ऑफ मार्कर का स्टडी करें, जैसे कि हम इतने प्रकार के मार्कर का स्टडी करने लगे, ये जितने हैं मार्कर, ये सारे मार्कर्स का हम अध्ययन करने लगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर, लाल, काला, हरा, पीला, ब्लू, सब मार्कर ही हैं, लेकिन सबका क्वालिटी, सबका परफॉर्मेंस अलग अलग है। तो इन सबों को कंबाइंड स्टडी करने लगे तो मैक्रो हो गया। अगर हम सिर्फ एक लाल मार्कर का स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो हो गया। कैसे बना, कहां बना, कितना लागत है, बनाने वाले को कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना सरकार को रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना प्रोड्यूसर टैक्स दिया, इसमें कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना लेबर लगा, कितना टेक्नोलॉजी लगा, ये सब का जब हम स्टडी करते हैं, मार्केट में इसका डिमांड क्या है, इसके नहीं बनने से, मार्केट में नहीं समय पे आने से मार्केट में क्या उथल पुथल होता है, ये सब हम जब एक पे फोकस करके अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो कहलाता है। याद रखिए, माइक्रो में भी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट होता है, और मैक्रो में भी होता है। ये दोनों ही जगह पे हो, माइक्रो मैक्रो दोनों में होता है। लेकिन माइक्रो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और मैक्रो होल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हम आपके बारे में जानते हैं तो ये माइक्रो इंफॉर्मेशन है। जब हम आपके पूरे परिवार के बारे में जानेंगे तो ये मैक्रो इंफॉर्मेशन हो गया कि हम आपके पूरे परिवार को जानते हैं, समग्र परिवार को जानते हैं, आपके रिश्तेदार को भी जानते हैं, आपके संबंधी को भी जानते हैं, आपके दोस्त को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। तो ये मेरा मैक्रो इंफॉर्मेशन हो गया या माइक्रो रिलेशन हो गया। और जब सिर्फ मेरे आपके साथ रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इंफॉर्मेशन या माइक्रो रिलेशन। ठीक है, वेरी गुड। तो माइक्रो एक व्यक्तिगत इकाई को रिप्रेजेंट करता है, तो मैक्रो संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सरकार का दखल बहुत कम होता है। इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट इज मोर लेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सरकार, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सरकार का दखल यानी इंटरफेरेंस बहुत कम होता है या न के बराबर होता है। इसीलिए
सुभद्रा है, इसीलिए इसमें, हाँ ठीक है, वेरी गुड, इसीलिए इसमें स्वतंत्र कीमत तंत्र होता है, इंडिपेंडेंट प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। हम उत्पादक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, हमको लगता है यार मेरा चप्पल का बहुत ज्यादा सेल है, तो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे दाम। हमको लगता है कि यार मेरे चप्पल का दाम ज्यादा होने की वजह से लोग खरीदने रहे, कम कर देंगे। ये हमारे हाथ में है डिसीजन पावर, यानी स्वतंत्र कीमत तंत्र होता है। बगल वाला हो सकता है आपसे सस्ता में बेचे, आपका कंपटीटर, या हो सकता है आपसे महंगा में बेचे, वो अपने लेवल पे डिसाइड करता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सरकार का इंटरफेरेंस न के बराबर होता है, प्लस इसमें स्वतंत्र कीमत तंत्र होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में इसमें कंप्लीट कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होता है। उसका अगर बढ़ गया है तो हम घटा दें, वो हम कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता होता है इसी में, माइक्रो में। हम अभी माइक्रो की बात कर रहे हैं, इधर नहीं क्या है, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता होता है। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में रोजगार भी शामिल है, रोजगार भी शामिल है। अब जब हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं अध्ययन करने के लिए, माइक्रो में जाते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उन सभी साधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन किया जाता है। इस लेवल पे सभी साधनों का वितरण पहले से ही निर्धारित होता है और उसी का अध्ययन किया जाता है। पहले से ही निर्धारित होता है और उसी का अध्ययन किया जाता है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये सब नहीं देखते हैं कि उसमें सरकार का इंटरफेरेंस है, उसका कीमत, प्राइस की ये क्या है, वो सब कुछ पहले से है। अब हम ये देखते हैं कि उसका आउटकम क्या है। जैसे उसमें मान लीजिए इतने लोग एम्प्लॉय हैं, तो कितने लोगों का उसका परिणाम क्या है। मान लो रोजगार इतने लोगों का है इस क्षेत्र में, कीमत का स्वतंत्रता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि इन सबों का आउटकम क्या पड़ता है पूरे इस तंत्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि रोजगार का स्तर कितना है, प्राइस के आने के वजह से, कीमत के बढ़ने और घटने से पूरे इस इकोनॉमी पे, यानी चप्पल इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये अध्ययन करेंगे हम उसमें, मैक्रो में। कीमत बढ़ने और घटने से चप्पल उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कीमत बढ़ने और घटने से रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कीमत बढ़ने और घटने से प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सब कुछ अखिल स्तर पर, यानी भारत के स्तर पर जब स्टडी करेंगे हम, तो मैक्रो हो जाएगा। यहां पे अगर सपोज, अगर सरकार को लगता है कि यहां के डिस्टरबेंस की वजह से यहां पे फ्री है, लेकिन इसका परिणाम ये निकलता है कि इसके वजह से यहां पे बेरोजगारी बढ़ रहा है, या सरकार को लगता है कि इसके अच्छे काम करने की वजह से रोजगार सृजन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, सरकार को लगता है कि प्राइस अच्छा होने की वजह से मार्केट में डिमांड अच्छा है, तो और कुछ डिसीजन ले सकती है। यानी सरकार का इसमें राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप होता है। इस स्तर पे नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पे हस्तक्षेप होगा। जो कुछ भी यहां पे किया जाएगा उसके परिणाम यहां पे क्या है उसका अध्ययन किया जाता है मैक्रो में। यहां पे क्या क्या होता है आप देख चुके, रोजगार है, कीमत है, हस्तक्षेप रहित है, ये सब है, लेकिन इसका परिणाम यहां पे क्या होता है, आउटकम क्या निकलता है, वो जब स्टडी करते हैं तो माइक्रो है। समझ में आया? हाँ, लिख लिए। नेक्स्ट, इसके अध्ययन का उद्देश्य
माइक्रो, तीसरा पॉइंट, इसके अध्ययन का उद्देश्य या मोटिव ऑफ स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन का उद्देश्य संसाधनों के अधिकतम वितरण को देखना होता है कि कितने कितने लोग या कितने लोगों के पास रिसोर्सेज है। सभी लोगों के पास है ना, जो भी प्रोड्यूसर क्लास है उसके पास है ना रिसोर्सेज, ये देखना होता है। अब मान लीजिए एक हम चप्पल इंडस्ट्री है, हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करने गए तो पता चला वितरण से संबंधित, संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे इसको ऐसे समझ लो, मान लो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स अध्ययन कर रहे हैं तो एक यूनिट का स्टडी कर रहे हैं। मान लो चप्पल, हमारा चप्पल इंडस्ट्री है, स्लीपर इंडस्ट्री। अब हमको ये देखना है कि स्लीपर इंडस्ट्री के पास रबड़ मिल रहा है कि नहीं प्रॉपर, लेबर मिल रहा है कि नहीं प्रॉपर, टेक्नोलॉजी है कि नहीं इसके पास, कैपिटल है कि नहीं इनके पास। अगर मान लो ए स्लीपर कंपनी के पास ये सब कुछ है, लेकिन बी स्लीपर कंपनी के पास इसमें से कुछ नहीं है, जैसे इसके पास कैपिटल का अभाव है, लेस कैपिटल है, लेबर है, कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम स्टडी में ये निकाल करके हमारे पास कंक्लूजन आएगा कि माइक्रो इंडस्ट्री के कुछ इंडस्ट्री या ये फलना इंडस्ट्री, चप्पल इंडस्ट्री में ये कमी है, इसी वजह से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो हम उस लेवल पे उसको सुधार करेंगे, उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, लोन, कैपिटल के लिए लोन और क्रेडिट दिलाएंगे यूनिट लेवल पे, उस इकाई पे। बाकी सारा कुछ, बाकी स्लीपर बनाने वाली सारी कंपनियां अच्छी तरह से काम कर रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं, हर एक यूनिट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेस है, उसके पास पैसा है, उसके पास जमीन है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास लेबर है, सब कुछ है, उसके पास स्किल है, सब कुछ है। लेकिन कुछ चप्पल उद्योग के पास ये नहीं है, तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, कैपिटल नहीं है तो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि संसाधनों का प्रॉपर वितरण हो रहा है कि नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है। यूनिट से ही तो पूरा कंप्लीट बनता है, तो यूनिट लेवल पे क्या कमी है, रिसोर्सेस का, कोई भी रिसोर्सेस हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स यानी तकनीकी संसाधन, लेबर रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी हो सकता है। वो सारे रिसोर्सेस सारे यूनिट के पास है कि नहीं है, हम अध्ययन करते हैं यूनिट लेवल पे। एक इकाई चप्पल उद्योग है तो चप्पल का एक इंडस्ट्री, तो ये माइक्रो हो गया। अब पूरे भारत के संदर्भ में जितने भी चप्पल उद्योग हैं, जब उसका अध्ययन करने लगेंगे तो हो गया मैक्रो। क्लियर है? हाँ, तो इसमें संसाधनों के समग्र वितरण का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें इसका परिणाम देखा जाता है। जब संसाधन सबको मिल गया है या संसाधन किसी को नहीं मिला है, तो स्वाभाविक है कि इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी पे प्रभाव पड़ेगा, यानी उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए इसके पास सारा रिसोर्सेस है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्डिंग है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। तो इसका मतलब यह है कि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। और इसके पास नहीं है, बी के पास कमी है, लेक ऑफ रिसोर्सेस है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन घट रहा है, घटेगा। तो कंप्लीट हम निकालते हैं कि उत्पादकता बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हम मैक्रो में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्रो में हम उत्पादकता का विस्तार, हाँ मैक्रो में, इसमें
इसमें तो देख ही चुके हम संसाधनों का वितरण। जब संसाधन है और नहीं है तो उसका आउटकम या परिणाम क्या निकलेगा। अगर संसाधन है तो स्वाभाविक है कि उत्पादकता बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। हाँ, तो इसमें हम पढ़ते हैं उत्पादकता एवं रोजगार का वितरण। एवं रोजगार, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। हाँ, मतलब या रोजगार का स्तर। रोजगार का स्तर क्या है, पूर्ण रोजगार है कि नहीं है। पूर्ण रोजगार आप और सरल शब्दों में लिख लो इसको, उत्पादकता एवं पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। यही ना एक यूनिट का उद्देश्य क्या है। एक मान लो कोई प्रोडक्शन यूनिट है, सपोज हम मान लो एक पेन बनाने वाली यूनिट है जो कलम मार्कर बनाती है। अब इस मार्कर बनाने वाले यूनिट से हम क्या अपेक्षा करते हैं, दो ही परिणाम हम देखते हैं। मान लो एक आपके इलाका में कोई मार्कर बनाने का फैक्ट्री लगा है, तो उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं, दो ही चीज अपेक्षा करते हैं। पहला क्या, एक तो प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन होता रहे हाई, दूसरा इससे एम्प्लॉयमेंट हो। यही देखते हैं ना आप। बाकी उसके पास आउटकम में उसका क्या देखते हैं, परिणाम हम क्या देखते हैं। मान लो हम आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, आप भी घर में बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन परिणाम निकला कि आप फेल हो गए, परिणाम निकला कि आप टॉप कर गए। तो जो परिणाम का अध्ययन होता है वो माइक्रो में होता है, और जो कारक होते हैं जिससे परिणाम आता है, तो उन कारकों का अध्ययन हम करते हैं माइक्रो में, और परिणाम का अध्ययन करते हैं मैक्रो में। क्लियर है। तो यहां पे हमने संसाधनों को वितरित किया, संसाधनों को देखा कि सबके पास संसाधन है कि नहीं है, सबके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, सबके पास लेबर है कि नहीं है, सबके पास कैपिटल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं है तो उसको प्रोवाइड कराएंगे, लोन दिलाएंगे, क्रेडिट दिलाएंगे। टेक्नोलॉजी, तकनीक है कि नहीं, आधुनिक तकनीक। तो पता चला सब कुछ है। तब हम क्या देखेंगे, तो देखेंगे कि सब कुछ होते हुए उत्पादकता बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिला कि नहीं मिला। अगर ये सब कुछ हमको मिल गया तो इसका मतलब यह है कि हमारा माइक्रो यूनिट प्रॉपर काम कर रहा है, और माइक्रो यूनिट अच्छा काम करेगा तो मैक्रो अच्छा परिणाम दिखाएगा। आप अगर आपके जो फैक्टर है, सपोज एक एग्जांपल से ले लो, आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे मदद ले रहे हैं, हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कीमती समय। अब उस टाइम स्पेंड के दौरान आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, प्लस इसके अलावा आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर में कई तरह के रिसोर्सेज से अध्ययन कर रहे हैं, कई तरह के बुक, कई तरह के सूचनाओं को संग्रहित करके अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं ये माइक्रो है। अब परिणाम, जब आप एग्जाम दिए और रिजल्ट आया आप टॉप कर गए, तो हम अध्ययन जब करेंगे वहां पे कि आपका परिणाम कैसे आया उस लेवल पे, तो माइक्रो है। और जब आपके जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं जिससे आपने उस रिजल्ट को हासिल किया, तो ये फैक्टर को हम माइक्रो कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये रिसोर्सेस और रिसोर्सेस का परिणाम, उत्पादकता और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का अध्ययन, ये मैक्रो है। ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कीमत को देखा जाता है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, जब हम इसका एक विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो इसमें कीमत देखते हैं, प्राइस। और जब यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे क्या देखते हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब यहां पे भी आपने कीमत कितना रखा, आपने कीमत हाई रखा है कि लो रखा है। हाई रखा है अगर, तो इससे राष्ट्रीय आय को क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय आय क्या होता है, मोटा मोटी आपको पता है,
व्हाट इज नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय क्या है? चलिए इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं, आपको मोटा मोटी आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपका जो इनकम है, आप कमा रहे हैं ट्यूशन पढ़ा करके, टीचिंग करके, या कोई भी घर में काम करके आपने 5,000 रुपया कमाया, तो ये हो गया आपका पर्सनल इनकम। ठीक है। आपके परिवार में मान लीजिए आपका नाम टिंकू है, तो टिंकू का पर्सनल इनकम हो गया 5,000। पता चला कि टिंकू के हस्बैंड भी कमाते हैं, पता चला कि टिंकू के सिस्टर भी कमाती है या बेटे भी कमाते हैं। अब ये सभी लोग जब मिल करके कमा करके एक महीने में जो अर्न किया, मान लीजिए हस्बैंड 10,000 कमा रहे हैं, बेटा 3,000 कमा रहा है, तो टिंकू का ये आय पर्सनल इनकम है, ये इनकम पर्सनल इनकम है। लेकिन जब ये तीनों हो जाता है तो ये हो जाता है फैमिली इनकम। हो गया, यानी परिवार के सभी लोगों के द्वारा एक महीना में कितना इनकम जनरेट किया गया, ये हो गया फैमिली इनकम। समझ में आ गया? तो ये जो फैमिली इनकम है, इस फैमिली को आप देश समझ लीजिए, जैसे एक दिन और बताए थे, नेशन या कंट्री समझ लीजिए। तो एक देश का एक साल में कितना इनकम होता है, उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और देश के हर एक व्यक्ति का कितना इनकम है, उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। जैसे आपका जो इनकम है, आपका पर्सनल इनकम, वही पर्सनल इनकम पर कैपिटा इनकम हो गया, यानी प्रति व्यक्ति आय हो गया। और जो पूरे परिवार का आय हो गया, वो देश का आय हो गया, यानी वो राष्ट्रीय आय हो गया, नेशनल इनकम। अब परिवार में कई तरह के प्रैक्टिसेस हैं, खेती होता है, बिजनेस होता है, नौकरी करते हैं लोग, शेयर मार्केट में लगाते हैं, कई तरह से कमाते हैं, टीचिंग करते हैं, कई तरह से कमाते हैं परिवार में, डिफरेंट टाइप्स के लोग और डिफरेंट टाइप्स का इनकम जनरेशन। तो उन सबों का समग्र अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो नेशनल इनकम हो गया। इसकी टेक्निकलिटी हम आगे पढ़ेंगे, वो एक हमारा अलग चैप्टर है, मोटा मोटी आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपका दिमाग खुल जाए। तो राष्ट्र को परिवार समझ लिए तो राष्ट्रीय आय, और देश में रहने वाले हर एक नागरिक का जो इनकम है उसको पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। सिंपल सा मतलब है, आप अपने लेवल पे समझिए। समझ में आ गया? हालांकि हमारा एक अलग चैप्टर है नेशनल इनकम, वो हम अलग से पढ़ेंगे, उसकी टेक्निकलिटी कैसे आकलन किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, उधर अभी हम नहीं जाएंगे, भटकना नहीं। तो ये क्लियर है? अभी आप मोटा मोटी ऐसे ही समझ गए। तो यहां पे आपके इंडिविजुअल लेवल पे कीमत बढ़ाए घटाए, इसके प्रभाव क्या पड़ता है नेशनल इनकम पे। तो जब हम नेशनल इनकम का अध्ययन करने जाते हैं तो ये मैक्रो में हो जाता है, और यहां पे जब प्राइस की कीमत करते हैं, अब हम ऐसे क्यों इसको जोड़ दिए नेशनल इनकम से, क्यों हम एक कीमत के लेवल पे शुरू किए और प्राइस को हम नेशनल इनकम से जोड़ दिए, ऐसा क्यों किए? आप थोड़ा सा बता सकते हैं? सिंपल सा मतलब है, अगर हम किसी प्रोडक्ट का कीमत बढ़ा देते हैं, सपोज मान लो पहले इसका 5 रुपया कीमत था, ₹5 था, हमने इसका कीमत बढ़ा करके 7 रुपए कर दिया। अब इसमें 2 रुपए का मार्जिन हो गया, यानी 2 रुपया हमको प्लस मिल गया। तो इससे हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, राष्ट्रीय आय बढ़ गया। मान लो हमने ये कीमत बढ़ा दिया, जैसे ही हमने कीमत बढ़ाया अब इसका कंजम्पशन कम हो गया, खरीदने वाले लोग कम हो गए, तब इसका राष्ट्रीय आय पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हो सकता है राष्ट्रीय आय इससे घट भी जाए, लेस भी हो जाए। जैसे ही इसका सेल कम हो जाएगा, रेट बढ़ाने से, प्राइस बढ़ाने से, तो इसका सेल कम हो जाएगा। सेल कम हो जाएगा तो नेशनल इनकम कम हो जाएगा। अगर मान लो हमने प्राइस को कम कर दिया, लेस कर दिया, पहले 5 था अब 4 रुपया कर दिया, क्लियर है? तो पता चला 4 रुपया करने की वजह से सेल हमारा बढ़ गया। पहले जितना 100 बेचते थे, अब हम 200 बेच रहे हैं।
तो प्राइस के कम करने से हम यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा सेल करने लगे हैं। तो इसका मतलब यह है कि 100 बेचते थे तो हमको 100 रुपया का बेनिफिट होता था। अब हम हर महीना 200 बेच रहे हैं तो हमको 200 रुपया का बेनिफिट होने लगा, यानी राष्ट्रीय आय बढ़ गया। प्राइस के कम करने से भी राष्ट्रीय आय बढ़ सकता है और प्राइस के बढ़ाने से भी राष्ट्रीय आय बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हो सकता है प्राइस को कम कर दें फिर भी डिमांड नहीं हो, जैसे कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उसका प्राइस भी कम कर दिया जाए तो कोई नहीं खरीदेगा। जैसे अभी हम बेसिक फोन, अगर हमको कोई, जब हम लोग आज से 10 साल पहले जो लैंडलाइन फोन यूज करते थे तो मान लो 2000 में खरीदते थे, आज उस 2000 की जगह पे कोई 1000 में भी देगा तो हम नहीं खरीदना पसंद करेंगे।